है रीड करिए, ठीक है, पैसेज को रीड करिए। इस पैसेज को हम आज सॉल्व करेंगे। ये पैसेज मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर रेफर करने में आसानी हो गई। ठीक है, हो गया था ये पैसेज, ये पूरा पैसेज हो गया था, क्वेश्चन आंसर सब कर लिया था इसका। नो मैम, क्वेश्चन से बाकी था, क्वेश्चन आंसर कराना था। हाँ, क्वेश्चन बाकी था, तो उसके लिए आपको पैसेज चाहिए। सो लेट मी जस्ट सेंड दिस टू यू। इन द मीन टाइम जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको रिवाइज करने के लिए एक बार पढ़ लें। यस, हियर इज योर पैसेज। ठीक है, इस पैसेज में जो जितना पार्ट आपको दिख रहा है, एंड माइक सबका म्यूट रखिए बच्चे, मतलब कि माइक अनम्यूट मत रखिए, यहाँ पर क्लास डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है, आप हैंड रेस कर लीजिए। यस, माइक क्यों अनम्यूट है किसी का बच्चे? यू आर टोल्ड टू रीड दिस पैसेज। ये पैसेज जो आपको दिख रहा है इसे रीड करिए, स्क्रीन पे जो है। पिछली बार रीड किए थे, रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उनको आसानी हो आपको क्वेश्चन आंसर करने में। हालांकि क्वेश्चन मैंने बताया था आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल आपको समझ में आना चाहिए जो पैसेज में लिखा गया है। ओके, रिजल्ट बच्चे अनम्यूट नहीं करिए माइक बिना मतलब का। If you want to read, just go ahead and read it. I'm going to send this passage to you in the group. All right, so passage is sent here. आपका पैसेज जो है वो चला गया है आपके ग्रुप में। इसमें और एक पैसेज है, ये जो पैसेज का मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है, इसमें और एक पैसेज है जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लास में। ठीक है, इफ वी हैव टाइम। तो ये पैसेज जो था, दिस वाज अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की गई थी। ठीक है, यहाँ पर किस किस बेसिस पे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी पहले से। सो इफ यू वांट टू गो अहेड एंड रीड द पैसेज, यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, उसको आप रीड कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसको आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, what are the major problem faced by the Indian education system? तो यहाँ पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अपने से आंसर नहीं करना है। ठीक है, पैसेज में यहाँ पर जो जो चीजें लिखी गई थी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था आपको लास्ट क्लास। ठीक है, तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैसेज में डिस्कस की गई है वो क्या है।
आप पैसेज जो है उसे खोल के पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा यहाँ पर। ये होगा मैम, पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। बच्चे सी मैम, सी स्टक इन ऑल टाइम। आंसर करेंगे एक साथ तो मुझे कोई आंसर सही से नहीं सुनाई देगा। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। इंसानों की तरह आप क्लास अटेंड करो, एक आंसर करिए। किसी का अनम्यूट नहीं रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आई एम अलाउंग यू। All right, yes, Piyush, you can say your answer. Stuck in all time, ma'am. Okay. All right, Abhishek, what's your answer? 142. What is your answer? Madam, poor grade system. Yes, Saurabh, what is your answer? C, stuck in all time. Stuck in all time. Okay. Rohit? Poor grading system, ma'am. Okay. All right. So most of you have similar answer B or C. इसके अलावा कोई और अगर ऑप्शन चूज कर रहा है तो they can tell me here. Otherwise आप हैंड लोअर कर लीजिए। B और C से कोई अलग ऑप्शन चूज हो रहा है तो आप हैंड लोअर, हैंड रेस करिए तब, अगर B और C के अलावा कोई ऑप्शन चूज हो रहा है तो। चलिए, तो B और C आप लोग यूज कर रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड मार्क। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक साथ ही सारे क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस है मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज है उसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय स्कूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिए। वो बच्चे जो चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिए। व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय स्कूल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे माइक अनम्यूट मत करिए, बीच बीच में आवाज मेरी कट जाती है। यस अभिषेक। Madam, analytical and creative skill or focusing on the ranks and grade, both A and B, C होगा आंसर। Okay. Yes, Abhishek. What is yes, Rohit? What is your answer? Ma'am, analytical and creative skills. Okay. Madhav, what is your answer? Madhav, you can go ahead and answer. मैम बी, मैम 2 का बी, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स मैम। Okay. Yes, Piyush and Ravi, do you have the same answer, B or C? B, ma'am. B. B, ma'am. Okay. All right. So let's see. यहाँ पर जो है we have the options यहाँ पर जो बच्चों ने चूज किए हैं that are basically B and C a lot. एक स्टूडेंट ने शायद A भी आंसर किया है, so I'm just going to mark all these 3. ठीक है, जब मैं समझाऊंगी उसके बाद बता दूंगी कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ये तीनों मार्क कर रही हूँ क्योंकि तीनों बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है, इन ऑप्शंस को चूज किया है। Yes, according to the passage, question number 3 is, according to the passage, what is ironical about the Indian education system? Ironical का मतलब होता है, if you don't know, just I'm telling you, information देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन समझना आपके लिए जरूरी है आंसर करने से पहले। तो ironical का मतलब होता है कि वो चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वैसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को आपके एक फ्रेंड ने आपसे हेल्प मांगी, उसे 100 रुपीज चाहिए था किसी अर्जेंट काम के लिए, तो आपने उसकी हेल्प कर दी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि आपने उसकी हेल्प की है तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने, मान लीजिए आपके पास चेंज नहीं था तो आपने उससे चेंज मांगा तो उसने पैसे नहीं दिए, इवन दो आपको पता था कि उसके पास पैसे हैं। ठीक है,
So this is ironical situation because you expected something else और हुआ कुछ और. ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से और क्या नहीं हुआ, इसका आपको क्वेश्चन में आंसर करना है. न्यू येट नॉट डेवलप, दैट इज ऑप्शन ए. ओल्ड येट डेवलप, पुराना है फिर भी डेवलप्ड है. न्यू है लेकिन डेवलप्ड है, पुराना है और डेवलप नहीं है. These are your 4 options. I can see so many students answering here through the chat box. Yes, Abhishek, what is your answer? मैडम बी, ओल्ड येट डेवलप्ड, मतलब पुराना है अभी तक विकसित नहीं हुआ है. Okay. Yes, Madhav, what is your answer? मैम 3 का मैम डी होगा मैम. D. Okay. Anand. मैम 3 का डी, ओल्ड येट बट नॉट डेवलप्ड. Yes. पुराना लेकिन डेवलप नहीं हुआ. Okay. Piyush, what is your answer? मैम डी, old yet not developed. Okay. Aman. यस मैम, डी होगा, ओल्ड येट नॉट डेवलप्ड. Okay. Yes. Sudhanshu, what is your answer? D. D. Okay. Yes. Suraj, Rohit, and Saurav. Do you have the same option? D? Same ma'am, same. D, ma'am. D. Okay. Rohit, आपका भी D. Saurav, what is your answer? Same ma'am, D है. Okay. चलिए, तो यहाँ पर D ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने चूज किया है. Let me see if anybody has chosen other option or not. Okay, so few of the students have chosen third option, so I'm going to mark both of them. ठीक है, हम दोनों ही को mark कर देते हैं. Option number C and option number D. Okay. Yes. Question number 4. Which of the following factor is responsible for creating the bad environment and classroom? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो environment खराब करती है हमारे classroom का? According to the passage आंसर करिएगा. Yes, Madhav. मैम 4 का मैम सी होगा मैम. Okay. Rohit. C, ma'am, unqualified teachers. Okay. Piyush. C ma'am, unqualified teachers. Okay. Ayush. C ma'am, unqualified teacher. Aman. सी मैम, अनक्वालिफाइड टीचर. Okay. Abhishek. मैडम अनक्वालिफाइड टीचर. Okay. The students who are answering through verbal, they are answering question number option 3. Anybody who has chosen any other option? All right, so basically most of the students are choosing option C, but there are some who are choosing option B too. तो इसको हम दोनों को mark कर लेते हैं, option C and option B. All right, question number 5 है state the antonym of the word perplexed. Perplexed का मतलब मैंने समझा दिया था, अभी बता दूंगी तो आंसर पता चल जाएगा, इसलिए डायरेक्टली नहीं समझा रही हूँ, इनडायरेक्टली बता रही हूँ. वहां पर जो स्टेटमेंट था उसको आप पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने का कोशिश करिए, मतलब निकालने का कोशिश करिए. एंटोनिम का मतलब होता है जो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं. ठीक है, समथिंग दैट इज टोटली ऑपोजिट और समथिंग दैट मीन्स टोटली ऑपोजिट. प्लीज आंसर विद द क्वेश्चन नंबर बच्चे. यस आनंद. Anand, you can answer. B, explicate. Okay. Sorry, explicate. Yes, Priya. Ma'am, bewildered. Okay. Madhav. मैम 5 का डी मैम, confound. Confound. Okay. Anybody else? I can see all the answers that are coming in the chat box, so you can just go ahead and write it if you don't want to say.
Yes, Piyush. Confound, ma'am. Madam D, confound. Okay, so the thing is कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पर बहुत चारों ऑप्शन चूज कर लिए गए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड एंड मार्क अनलेस एंड अंटिल आई हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ. इफ यू वांट टू गो अहेड जस्ट आंसर द क्वेश्चन नंबर 5 इफ यू वांट टू आंसर. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका जो पैसेज है उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई थी. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड द पैसेज. इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड रीड इट. तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स रखे गए हैं दोज आर ऑल लॉजिकली करेक्ट. ठीक है, लॉजिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो लॉजिकली ये जो आपका क्वेश्चन है इसके सारे ऑप्शन ही आपके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इट हैज to face is the poor grading system. यानी कि सबसे मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है वो ये है कि यहाँ पर पुअर ग्रेडिंग सिस्टम है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. What are the steps that could be taken by schools for the development of children? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो यहाँ पर ये लाइन में मेंशन किया गया है द स्कूल्स एंड कॉलेजेस मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन द रैंक्स एंड ग्रेड्स बट ऑन द एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन. इस लाइन का मतलब ये है कि हमें सिर्फ रैंक और ग्रेड्स पे ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा हमें एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स पे भी ध्यान देना है. द थिंग इज कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है. तो फोकस हम रैंक पे तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं लेकिन एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स पे नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब हमें ये स्टेप लेना है डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज आयरनिकल अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही गेस किया दैट it is old but yet it has not been developed. ठीक है, ये डेवलप बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हालांकि ये बहुत ही पुराना है. ठीक है, that is mentioned it here in the passage if you go ahead and read it. However, while it is one of the oldest system, it is still not that developed when compared to the others which are in fact newer. ठीक है, जब कंपेयर किया जाता है तो यहाँ पर कंपैरिजन में ये चीज बताई गई है कि यू आर नॉट यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है दैट इज नॉट न्यू ईयर और डेवलप्ड ईयर, दैट इज कंपेयर्ड व्हेन द डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर जब कंपेयर होते हैं तो वहां पर हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है एजुकेशन सेक्टर में अभी इतना. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बैड इन्वायरमेंट इन क्लासरूम. तो यहाँ पर ये चीज भी आपका पैराग्राफ में मेंशन है कि to save money the schools hire teachers who are not qualified enough. This creates a very bad classroom environment and learning. यानी कि अगर आप उन पर्सन को चूज करते हैं जो क्लास में यहाँ पर पढ़ाने के लिए जो कि क्वालिफाइड नहीं है. क्वालिफाइड डज नॉट मीन कि उनके पास डिग्री होनी चाहिए. क्वालिफाइड मतलब उन्हें पढ़ाना आना चाहिए, बच्चों को उन्हें क्लास हैंडल करनी आनी चाहिए, किस स्टूडेंट को उन्हें किस तरह पढ़ाना है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उन्हें कैसे संभालना है, ये सारी चीजें उन्हें आनी चाहिए. तभी क्लासरूम जो है उसका डेकोरम मेंटेन रहेगा और क्लासरूम का एनवायरनमेंट पढ़ाई लायक बना रहेगा. तो अनक्वालिफाइड टीचर्स आर द वन that are responsible for creating bad environment in the classroom. Now, last question is your antonym of perplex. परप्लेक्स का मतलब मैंने बताया था, परप्लेक्स का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इतने कंफ्यूज कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा या अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह निकालें. तो यू आर सो कंफ्यूज कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. बच्चे
सत्यम अगर अगली बार बिना हैंड रेस किए म्यूट हुए तो आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी. दिस इज द थर्ड टाइम दैट यू हैव डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन करना है, अगर आपको डाउट है, रेज योर हैंड, यू कैन गो अहेड एंड स्पीक. मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं समझा रही हूँ, आपका बैकग्राउंड नॉइज बार बार यहाँ पर तीसरी बार मुझे डिस्टर्ब किया है. ऑलराइट, सो परप्लेक्स का मतलब मैंने बताया था व्हेन यू आर वेरी कंफ्यूज. ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे, और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं इस चीज को लेकर कि आप कंफ्यूज हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर कोई इंसान रहता है तो उसे परप्लेक्स्ड कहा जाता है. तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग का है? बिविल्डर का मतलब होता है व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड इन अ वे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया लाइफ में आपके जो बहुत ही बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा भी नहीं है, बस कंफ्यूज आपको कर दिया है उस चीज ने. ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अचानक से कोई चीज है जो आपको मिल नहीं रही है. ठीक है, कोई पेपर होंगे, इम्पोर्टेंट है चाहे ना हो, कोई आपके ऑफिशियल वर्क के पेपर हैं जो आपको मिल नहीं रहे. आपको पता है कि वो घर में ही रखे हैं या फिर उसी कहीं फाइल में कहीं पर हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो गए, आप ढूंढने लगे, बार बार परेशान हो रहे हैं, तो इसको आप बिविल्डर कहेंगे. ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, या एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब आप इतनी अच्छे से कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं या फिर इतने अच्छे से कोई चीज समझते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है. ठीक है, समझना है या समझाना है, दोनों केस में समझाने वाले को या फिर समझने वाले को, दोनों को ही कोई भी डाउट नहीं है. इतना क्लियर आपने समझा दिया या इतना क्लियर आपने समझ लिया. That situation represents explicit. Perturbed का मतलब होता है again when you are confused, but this perturbed is you can say in a very childish innocence case में. ठीक है, जब आप बहुत ही innocent है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आसपास, उस confusion में आप कहेंगे perturbed. ठीक है, कंफाउंड का मतलब होता है जब कोई अच्छा सरप्राइज या अच्छा कंफ्यूजन होता है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं बहुत दिन से और आपका जो मैनेजर है वो आपको रोज डांटता है. ठीक है, चाहे आप अच्छा काम करें, टाइम पे काम करें, किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा आपको आके डेली डांट खाते हैं आप अपने सीनियर से. और जब 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब अप्रेजल का टाइम आया तो आपको उसने बहुत ही अच्छा अप्रेजल दिया. ठीक है, तो ये एक तरह का अच्छा कंफ्यूजन है कि वो शख्स जो मुझे आके रोज यहाँ पर डांटता है ऑफिस में, मैं चाहे काम गलत करूं चाहे सही करूं, मुझे डांट खाना पड़ता है, उसके बावजूद मुझे सबसे अच्छा अप्रेजल क्यों मिला? दिस हैप्पी क्वेश्चन इज, दिस हैप्पी कंफ्यूजन इज कॉल्ड कंफाउंड. जब आप सरप्राइज हैं कुछ किसी अच्छे रीजन से, ठीक है, कुछ बुरा नहीं हुआ है लेकिन किसी अच्छे रीजन से भी आप कंफ्यूज हैं, उस केस में आप कंफाउंड वर्ड यूज करते हैं. सो द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ परप्लेक्स दैट विल बी एक्सप्लिसिट, जहां आपको कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज एन एंटोनिम ऑफ परप्लेक्स. Anything that you have any doubt regarding any question, so you can raise your hand. Yes, Anand. मैम, तो एक्सप्लिकेट और परटर्ब का डिफरेंशिएट क्या हुआ? तो एक्चुअल मतलब मैक्सिमम तो दोनों सेम ही लग रहा है. नहीं, एक्सप्लिसिट का मतलब कि जब आपको कोई डाउट नहीं है, आपने इतने अच्छे से समझाया या आपने इतने अच्छे से समझा कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं है. डाउट नहीं है मतलब कंफ्यूजन नहीं है, तो कंफ्यूजन का मतलब परफेक्ट, कंफ्यूजन ना होने का मतलब एक्सप्लिसिट. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर और एक पैराग्राफ है इस पीडीएफ में मेंशन, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, सेंड किया है, उसी में ये पैराग्राफ मेंशन है. ठीक है, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ. ठीक है, हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओके, आई थिंक वी हैव इनफ टाइम. आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स. आप 6 मिनट्स में इसको रीड करिए. आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास पीडीएफ पूरा है,
तो वहां पर आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव द PDF, तो आप उसमें देखकर आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर करूंगी व्हेन यू हैव रेड। तो आई एम गिविंग यू 6 मिनट एंड विद इन 6 मिनट आप यहाँ पर अच्छे से रीड करिए। जो भी डाउट होगा डोंट वरी, उसको मार्क करके रखिएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूंगी। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 6 मिनट हियर। ठीक है वो आंसर कर पाए अच्छे से। ठीक है, ऑलराइट। सो प्लास्टिक बैग्स हैव वाइडर रेंज ऑफ यूजेबिलिटी इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि हर दिन भर के काम में हम जो है प्लास्टिक बैग हमेशा यूज करते ही करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एवरीडे लाइफ में प्लास्टिक बैग्स का मतलब सिर्फ बैग्स नहीं है, प्लास्टिक के आपके जो बॉटल्स भी आते हैं। ठीक है, आपका जो मसाले वाले बॉटल्स आते हैं, या फिर जो भी आप किचन में देखेंगे तो हजारों बॉटल, आपके शैम्पू बॉटल्स, आपके ये कंडीशनर बॉटल्स, ये फेस वॉश, ये सारी चीजें आपके प्लास्टिक की ही कवरिंग में रहती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो बहुत ही एवरीडे लाइफ में वाइड रेंज में, मतलब उसका अलग अलग तरीके का यूज जो है वो हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। फॉर इंस्टेंट वी यूज देम टू कैरी आवर फूड स्टफ फ्रॉम ग्रोसरी शॉप्स। वी ऑल्सो यूज एज ग्लव्स टू डू डर्टी chores as और एज नी पैड्स वाइल गार्डनिंग। यानी कि जब आप ग्रोसरी स्टोर मतलब जहां पर खाने का सामान आपका मिलता है, सब्जियां या राशन वगैरह, तो ग्रोसरी स्टोर से जब आप खाने के सामान लेके आते हैं, वहां से आप शॉपिंग बैग्स आपके जो रहते हैं जिसमें खाने का सामान आपका रहता है, वो सभी प्लास्टिक के बैग में ही रहता है। इवन इफ यू आर बाइंग द रेडीमेड फूड आइटम्स, जैसे आपका मैगी हो गया या फिर बिस्किट्स हो गया या नमकीन हो गया, ये सारी चीजें आपको प्लास्टिक कवरिंग में ही मिलता है। ठीक है, जो बिस्किट का पैकेट होता है वो प्लास्टिक कवरिंग में ही रहता है, जो आपका मैगी का पैकेट है वो भी प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्लास्टिक के कवरिंग में या प्लास्टिक के बैग में ही आप लेके आते हैं। जो कोई भी ऐसे काम है जो घर में या कहीं और आप करते हैं जिसके लिए आपको गंदगी से कुछ सफाई करनी है, या फिर कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें आपके हाथ गंदे हो सकते हैं, इस तरह के जो चेयर्स होते हैं उसमें आप ग्लव्स पहनते हैं, वो ग्लव्स भी प्लास्टिक होते हैं। नी पैड्स जो होते हैं, नी पैड्स मतलब आप घुटने में जो पैड्स पहनते हैं, प्लास्टिक के पैड्स आते हैं जब आप गार्डनिंग करते हैं, ताकि आप घुटने वहां पर ठेक के आपके दर्द ना हो जाए, या फिर वहां पर घुटने में गंदगी ना लग जाए बहुत ज्यादा। ठीक है, पैंट्स अगर आपने पहने हैं तो पैंट्स में गंदगी ना लग जाए, इसीलिए वहां पर नी पैड्स आपके प्लास्टिक के आते हैं, जो कि आप गार्डनिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। We also cover our plants with plastic bags to prevent them from frosting at night, यानी कि जो प्लांट्स हमने लगाए हैं जो बाहर रहते हैं, उन प्लांट्स को हम प्लास्टिक बैग से कवर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें फ्रॉस्टिंग ना हो। फ्रॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जम जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ठंड हो रही है या फिर बर्फबारी वाला सिचुएशन आ रहा है तो आपका जो प्लांट्स होता है वो भी जम जाता है, डेड हो जाता है, अंदर ही अंदर वो मर जाता है। तो उसे बचाने के लिए आप प्लास्टिक बैग से अगर कवर करेंगे तो उसका जो हीट है वो उसके अंदर ही रहेगा और उसे फ्रॉस्ट होने से, जमने से बचाएगा। Basically, plastic bag can be improvised to use so many things and are therefore very handy at home. प्लास्टिक बैग्स जो है इम्प्रोवाइज किए जा सकते हैं, यानी कि उसको अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैंडी होता है। हैंडी का मतलब होता है जो आपके हर दिन के काम आए या फिर बहुत ज्यादा काम आ रहा है। ठीक है, उस चीज को हम हैंडी कहते हैं। The reason why plastic bags are so popular is because they are cheap than eco-friendly bags. जो eco-friendly bags हैं उनसे हमारे जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं। eco-friendly बैग जैसे आपका जूट का बैग हो गया, ठीक है, जो आपके बड़े बड़े थैले आते हैं जिसमें कपड़े का थैला रहता है, कॉटन का बैग रहता है, या फिर आपका जूट का बैग आता है, ये सभी जो होते हैं ये इको-फ्रेंडली बैग्स हैं, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये मिल जाएगा मिट्टी में कभी ना कभी। लेकिन प्लास्टिक बैग जो होता है वो बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है। आपने देखा होगा कि आप ठेले पर से भी कोई सामान लेने जाते हैं तो वहां से आपको कभी भी प्लास्टिक बैग के लिए चार्ज नहीं करेगा, आपसे ना 50 पैसे लेता है ना ही 1 रुपए लेता है, आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए जाएंगे प्लास्टिक बैग के लिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पर जो व्हाइट कलर का जूट का बैग मिलता है, अगर उस आप बैग को लेते हैं तो वो बैग आपको
फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल दैट दे आर यूजिंग फॉर देयर बैग्स। उस बैग के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। भले हमको थोड़ा ही पैसा देना पड़े, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। प्लास्टिक बैग्स हमें फ्री में मिल जाते हैं या कम पैसों में मिल जाते हैं। Furthermore, plastic bags are waterproof and very convenient during rainy days. Plastic, इसका नॉइज आ रहा है, किसके साइड से नॉइज आ रहा है? क्यों ऐसे बिना मतलब के अनम्यूट हो जाता है तुम्हारा माइक? यस, तो वाटरप्रूफ होते हैं हमारे जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, दे आर वाटरप्रूफ एंड दे आर वेरी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब उसको बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं जब रेनी डेज होते हैं, ठीक है। रेनी डेज में हमें कोई भी सामान लाना होता है या कोई भी सामान लेके जाना होता है, उसको हम प्लास्टिक बैग में रख देंगे तो वो गीला नहीं होगा या फिर उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। हम मोबाइल कवर्स आपने देखे होंगे, बहुत लोग मोबाइल को भी प्लास्टिक बैग में रैप करके रख देते हैं पॉकेट में या फिर बैग में रख लेते हैं, ताकि अगर बारिश हो रही है तो वो बैग भीग जाए भले, लेकिन प्लास्टिक बैग में रखा हुआ आपका मोबाइल फोन नहीं भीगेगा, ठीक है। Whilst there are many advantages we can accrue for using plastic bags, the reality of the matter is that they pose serious threats to us and the environment. Waste का मतलब होता है while, ठीक है, while को हम waste भी लिखते हैं, ठीक है। तो there are more advantage मतलब हम कितने भी advantage गिनवा ले, accrue मतलब गिनवा ले, प्लास्टिक बैग का रियलिटी ये है, ठीक है, रियलिटी ये है कि ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है, ये बहुत ही ज्यादा परेशानी है, परेशान करने वाला चीज है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है हमारे लिए भी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। One of the reason why plastic bags are bad for the environment is that they practically take forever to decay. ये बहुत सारे रीजनों में से सबसे बड़ा रीजन ये है और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है, प्लास्टिक बैग जो हार्म करता है एनवायरनमेंट को, किस तरह, क्योंकि ये डीके नहीं होता है, यानी कि ये गलता नहीं है, ये मिट्टी में मिलता नहीं है, ठीक है। इसको जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी भी जो है, ठीक है, या कोई भी मटेरियल जो नेचर से बना हुआ होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि वो कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, उसके जो भी न्यूट्रिशंस हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो मिट्टी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको डीके होना कहते हैं। प्लास्टिक बैग डीके नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लगता है उसे एक प्लास्टिक बैग को डीके होने में। प्लास्टिक बैग्स हैव वेरी लो रेट ऑफ डिग्रेडेशन, सेम डिग्रेडेशन डीके ये सारे चीज सेम है, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाना, यानी कि डीके हो जाना, यानी कि गल जाना, ठीक है। प्लास्टिक बैग जो होता है उन्हें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक को डिसइंटीग्रेट होने में, यानी कि एक छोटा सा जो कैप भी है आपका बॉटल का, जो एक छोटा सा कैप होता है, उसे भी हजारों साल लग जाएंगे डिकम्पोज होने में। It goes without saying, therefore, that since the first modern plastic bags were designed in 1965 by the Swedish company Celloplast, virtually all the plastic bags are still in existence today. इसका कहने का मतलब है कि ये जो डिकेइंग प्रोसीजर आपको बताया कि इसका डीके रेट बहुत कम है और एक छोटे से प्लास्टिक के कैप को भी यहाँ पर डीके होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब एक स्वीडिश कंपनी में, स्वीडन नाम का जो जगह है, वहां पर जो कंपनी है जिसका नाम है सेलोप्लास्ट, उसने 1965 में जब मॉडर्न प्लास्टिक बैग्स बनाए थे, मतलब वो बैग्स जो आप यूज करते हैं अभी, वो बैग्स जब पहली बार 1965 में बनाए थे, वो वर्चुअली का मतलब कि उसी फॉर्म में उसी तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जैसे बने थे। हो सकता है वो फट गए हो सकता है कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया और डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन वो मिट्टी में नहीं मिला है, यानी कि उसका कॉम्पोजिशन जो है वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो किसी ना किसी सिचुएशन में उसका जिस तरह का जो कॉम्पोजिशन था, जो उसमें पॉलीइथिलीन के साथ जो जो मिक्सचर बैठाया गया था, वो सारी चीजें अभी भी उसी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो डिकम्पोज, उसका केमिकल एलिमेंट डिकम्पोज नहीं हुआ।
Manufactured for polyethylene from polyethylene, a high density plastic. These bags can withstand और weather condition. ये polyethylene से बना हुआ जो ये high density का प्लास्टिक होता है, ये हर एक वेदर कंडीशन को झेल सकता है, यानी कि धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सेकेंडली, दे कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. दूसरा मेन रीजन ये है कि ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ये वन ऑफ द रीजन है क्लाइमेट चेंज के. All the polymers and compounds used in the creation of plastic bags such as polypropylene and polyethylene are derived from petroleum and natural gas. प्लास्टिक बैग से बनने वाली जो चीजें हैं, प्लास्टिक बैग जिससे बनता है, पॉलीइथीलीन और पॉलीप्रोपिलीन, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये नेचुरल फॉसिल फॉइल्स यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकाले जाते हैं. ठीक है, इनसे प्रोसेस किया जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमें पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथीलीन मिलता है, जिससे हम प्लास्टिक बैग बनाते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फॉसिल फॉइल मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बोला जा रहा है, फॉसिल फ्यूल, and then process it to proceed plastic released green gases into environment. अगर हम इन चीजों को यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं जहां से वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें प्रोसेस करते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए, तो उस प्रोसीजर में ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं. ठीक है, वो गैसेस जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो कि ओजोन लेयर बचा के रखता है कि बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे अर्थ पे ना आए. ठीक है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है ग्रीन हाउस जैसी गैसों से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर के अगर अंदर रहेंगी तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. ठीक है, अर्थ पे रहने वालों हर एक चीज के लिए वो हार्मफुल है. तो ग्रीन हाउस गैसेस अंदर से प्रोड्यूस हो रही है. अब हम यहाँ पर अर्थ पे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं प्लास्टिक का, तो इस प्रोसीजर में जो भी ग्रीन हाउस निकल रहा है वो अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर पहले से ही है, तो इससे हमें ओजोन लेयर जो है वो हमें नहीं बचा सकता, तो हमें इसका इफेक्ट जो है वो झेलना पड़ता है. This has resulted the degradation of ozone layer. Degradation मतलब इस ओजोन लेयर में जो खराबी हो रही है, ओजोन लेयर का जो पूरा जो लेयर है वो खराब हो रहा है, उसकी वजह है ये ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, और ये प्रोड्यूस होती हैं जब हम नेचुरल गैस या पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करते हैं. उसका प्रोसीजर जो होता है उसे एक केमिकल रिएक्शन से निकालते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं या डिग्रेड करती हैं, which is subsequently led to global warming, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है. ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द मेजर कॉज और द मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, नाउ यहाँ तक इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, तो यू कैन आस्क मी. Raise your hand if you have any doubt in anything that I have explained here in this paragraph. All right, so I'm just going to go ahead and think that your silence means that you have understood everything. Okay, so I'm going to scroll down. Which part have we studied already? Yes. Okay, so next portion, it is saying that this has resulted in global warming. It is also not economically viable. Economically viable यानी कि जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है to use renewable resources like petroleum and natural gas to produce a commodity that has short lifespan. यानी कि ये नेचुरल गैसेस जो है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये रिन्यू नहीं होती है. अगर ये खत्म हो गया तो ये दोबारा अर्थ पे प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा या ना के बराबर होगा.
ठीक है, इम्पॉसिबल होगा या फिर बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन सभी चीजों को प्रोड्यूस करने में, और उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हमारे पास ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेती हैं बनने के लिए। हमारे अर्थ में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसको बनाने के लिए हमारे अर्थ को बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है। और ये सारा प्रोसीजर जब आप लगाते हैं यहाँ पर, तब जाके आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलता है। और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हम इस चीज के लिए यूज करें जिस कमोडिटी का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। अगर आप एक प्लास्टिक बैग खरीदते हैं, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए हैं और एक सब्जी आपने ली जिसको आपको प्लास्टिक बैग में दिया गया, उस प्लास्टिक बैग को आप बहुत ज्यादा तो कचरा फेंकने के लिए यूज करते हैं। किसी घर में वो तुरंत ही फेंका जाता है, किसी घर में वो हो सकता है कि 2 दिन बाद फेंका जाए, लेकिन वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। मतलब वो आपके घर में किसी भी यूज बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होता है। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है कि हम ऐसी रिसोर्सेज को जो हमारे पास अगर खत्म हो गई तो दोबारा नहीं मिलेंगी, उनको यूज करके हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो हम घर में शायद 2 से 3 दिन सिर्फ यूज करते हैं। एक पीस उसका हम 2 से 3 दिन यूज करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। Moreover, plastic bags pollute the environment. प्लास्टिक बैग जो है वो environment को pollute भी करते हैं, यानी कि environment को खराब करते हैं। Okay, let's do one thing. यहाँ पर टाइम आपका हो गया है, so do you have a class from 11 to 12? Yes, ma'am. Yes, class Yes, ma'am. काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लेन करना, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत बचा हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इसको पढ़ के रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। और मैं जहाँ से छोड़ा है वहीं से मैं समझा दूंगी, एंड अगर कोई मिस कर जाता है तो उसे बता दीजिएगा कि वो खुद से भी रीड कर ले, जो डाउट होगा वो पूछ लेंगे। ठीक है, एंड आई हैव टेकन दैट। मैडम इस पैसेज का पीडीएफ आप भेज दीजिए ना ग्रुप में। भेज दिया है। ठीक है मैडम। Okay, so you can read yourself and answer the questions that are given there. Okay.